अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपने इमरान खान की अक्सर स्पीच में सुना होगा जब पाकिस्तान की मईशत थोड़े हिचकोले खा रही थी कि शब्बर को ला रहा हूँ मैं। 3-4 स्पीच तो मैंने उनकी सुनी है कि शब्बर को ला रहा हूँ, शब्बर सब ठीक कर देगा। लेकिन शब्बर आके कहाँ चले गया ये आज के इंटरव्यू आपको बताएंगे। और वही शब्बर हमारे साथ मौजूद है। शब्बर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया जी भाई। शब्बर साहब। क्या वजूहत थी? 3-4 स्पीच तो मैंने ही सुनी थी उनकी, शब्बर को ला रहा हूँ, शब्बर को ला रहा हूँ। शब्बर साहब ऐसे आए और ऐसे गायब हो गए जैसे गधे की सर से सिंह। क्या वजूहत है? देखिए, बात ये कि इमरान खान से मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है, तकरीबन कोई 30-35 साल का। जब मैं लाहौर में फर्गूसन में था और फिर उनकी रिटर्न जमा करना और शौकत खाना और नमल सब उनके काम देखता था और चीज़ें देखता था। मैं जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी, मैं उस वक्त फर्गूसन में सीनियर पार्टनर था। मैंने वो उनके साथ, उन्हें पता था कि मैं टैक्स में करता हूँ, तो उन्होंने बहुत दफ़ा मुझे कहा कि तुम FBI के चेयरमैन बन जाओ। मैंने उन्हें कहा जी मैं इस काम को नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं बेसिकली जो आपकी रुकावटें आएंगी, जो चीज़ें आएंगी और जो ब्यूरोक्रेटिक के हर्डल्स हैं वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएंगे। खैर चलता रहा सिलसिला। फिर जब IMF के साथ हमारा इमरान खान पहले IMF में नहीं गए थे और असद उमर साहब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चला रहे थे, तो वो चल रहा था। तो उसके बाद जब IMF में जाने लगे तो IMF के लोगों ने जो टीम सेलेक्ट की उसमें मैं था और हफीज़ शेख साहब थे और उसमें रज़ा बाकर साहब थे। एक्चुअली इसकी थोड़ी सी मैं प्रियम्बल और बता दूं कि मैं 7 मई को इमरान खान के पास गया था। ये शायद 7 मई और से एक आध दिन पहले इमरान खान के पास गया था। उस वक्त जब इमरान खान पाकिस्तान IMF में नहीं गया था। ठीक है। और मैं और मेरे साथ मेरा एक और इमरान खान और मेरा कॉमन दोस्त है, आप सब लोग जानते हैं, आरिफ डकवी साहब। तो हम दोनों गए थे। वो के इलेक्ट्रिक वाले और अब राज वाले। अच्छा। हम दोनों गए थे। हमने इमरान खान को ये खतरनाक दोस्त पाले हैं आपने। नहीं खतरनाक है, अब अच्छा जैसे भी है, हमारा तो दोस्त है। मेरा दोस्त इन द सेंस कि वो पाकिस्तान में हमारा पाकिस्तानी है, कराची का रहने वाला है, तो खैर वो अलग से सब्जेक्ट है। तो मैं और आरिफ साहब इमरान खान के पास गए और हमने उन्हें कहा कि देखिए सर, बात ये है कि ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, पाकिस्तान बहुत ख़राब पोजीशन में है और हमें इमीडिएटली IMF में जाना चाहिए। इमरान खान ने मुझे कहा कि तुम बताओ कि यार ये क्या सिलसिला है। मैंने फिर उसको 3 स्लाइड बना के दी। अच्छा, आपके जाने से पहले की बात है? मैं ज्वाइन करने FBI ज्वाइन करने से पहले की बात करूँ, पहले की बात करूँ। ठीक है। और मैंने और आरिफ साहब भी थे, हमने उन्हें कहा कि यार तुम लोग आप ये क्या कर रहे हैं। तो इमरान खान ने मुझे कहा कि यार मुझे बताया नहीं गया ये बात। मैंने कहा सर आप पता करें, जिन लोगों ने आपके साथ डील करे उनसे पूछें। तो उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा जी आपको तो पता होना चाहिए था। तो ठीक है, वो एक क्योंकि उनकी 21 साल जद्दोजहद में वो हमेशा कहते हैं IMF के पास नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, ठीक है, ये स्लोगन था उनका। तो अगर आप ये कहें कि इमरान खान को IMF में कौन ले गया, तो उसमें मेरा बहुत बड़ा हाथ। अच्छा, वो शख्स आप हैं? नहीं, मैं शख्स आप नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं और आरिफ तकवी नहीं, हम आदमी हैं। हमें नज़र आ रहा था, हमने कहा क्या करें। देखिए ना, आप बड़ी अच्छी बात है, आप बड़े सियासी नारे लगाए हैं, बातें करें, कोई किसी को नहीं रोकता, मगर जब आपके पास खाने को नहीं हो और पोजीशन ये हो तो आप क्या करें। मैंने इमरान खान को ये कहा कि सबसे बड़ी गलती जो आपने की है ज़िंदगी में, सबसे बड़ी गलती ज़िंदगी में जो की है वो ये की है कि जब आप 2018 में पावर में आए थे तो आपने 2018 30 जून की जो तबाही नवाज शरीफ गवर्नमेंट कर गई थी वो आपने पब्लिक के सामने नहीं रखी। अच्छा, नहीं रखी। वो करप्शन करते रहे, वो करप्शन की बात करते रहे, मगर उस वक्त पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी थी, वो इमरान खान ने पब्लिक के सामने नहीं रखी और सारा मलबा अपने सर पे ले लिया। सही। और वो जो 100 दिन और 10 दिन जो उन्होंने जो किया, वो इमरान खान की तबाही जो आज भी हुई है उसकी वजह वो चीज़ है। खैर वो इमरान खान से मेरी बात हो गई। उसके बाद मैं कराची वापस आ गया। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप ज्वाइन कर लें FBI चेयरमैन। मैंने इमरान खान को कहा कि मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता। अच्छा, उस वक्त आपने मना कर दिया? मैंने साफ मना कर दिया। वजह? नहीं, मेरे पूरे फर्गूसन में सीनियर पार्टनर था, मुझे पता था कि बड़ा मुश्किल जॉब है और वहाँ से ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होंगी, हम तेज़ी से काम नहीं कर सकेंगे, बिजनेसमैन हर्ट करेंगी। खैर मैं उसके बाद ऑफिस में काम कर रहा। थोड़ी देर बाद TV पे स्लाइड चलने लगी कि मैं पॉइंट हो गया।
इमरान खान ने मुझे फ़ोन किया कि यार मैंने तुम्हें अपॉइंट कर अरे दिया। आपसे दोबारा पूछने की जहमत भी नहीं की उन्होंने। हाँ, नहीं अगर वो उनके लिए मैंने सिर्फ बात नहीं थी, उन्होंने कहा यार बस ख़त्म, मैंने कर लिया, बस ख़त्म। ठीक है। तो अच्छा, उस टाइम पे मेरे साथ हमारी जो टीम, मैं आपको साफ बता दूँ, हमारी जो टीम थी फाइनेंस की, हमारी टीम फाइनेंस की जो थी उसमें हम लोग 4 लोग थे। सही। हफीज़ शेख, मैं, रज़ा बाकर और जहांगीर तरीन। और सही। तमाम माशी फैसले हम ये टीम किया करती थी। मईशत के बारे में तमाम फैसले हफीज़ शेख साहब, रज़ा बाकर साहब, मैं साथ में, और जहांगीर तरीन साहब, ये इस्लामाबाद इमरान खान की इकनॉमिक एडवाइज़री टीम थी जो सारे फैसले करती थी। और मुझे बहुत ज़्यादा एतमाद हासिल रहा इमरान खान का, मेरे साथ बहुत क्लोजली काम किया। क़मर जावेद बाजवा साहब के साथ भी हमने बड़ा क्लोजली काम किया। उसके बाद 21 अक्टूबर 2019 को एक मीटिंग हुई जिसमें मैं था, इमरान खान साहब थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब थे, और हमने FBR का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान अप्रूव किया। सही। उस रिस्ट्रक्चरिंग प्लान का मुख्तसर ये बता रहा हूँ कि इस वक्त कराची में, पाकिस्तान में 23 चीफ कमिश्नर हैं जो सब 21 ग्रेड के अफसर हैं। मैंने एक स्ट्रोक ऑफ पेन से वो पोस्ट ही ख़त्म कर दी। अच्छा। ठीक है। और मैं बिल्कुल टोटल मैंने एक रेडिकल किस्म का FBR का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान दे दिया। ये 21 अक्टूबर 2019 की बात है। सही। जब वो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान दे दिया तो आप ये समझे, पब्लिक में ये बात सामने नहीं आई, मगर आप ये समझे कि तकरीबन 99% FBR में बगावत होगी। अच्छा, इसकी वजह से। और उन्होंने कहा कि जी हमें कबूल ही नहीं है, मतलब उनके यहाँ तो ग्रेड 22 और 21 और 24 का सिलसिला है। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये बहुत रेडिकल प्लान है, ये आप नहीं करें। मैंने कहा यार देखिए, अगर ये नहीं करना तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर काम करने का। खैर, मैं उसके बाद मुझे इमरान खान से भी बात हुई, फिर मेरी बाजवा साहब से भी बात हुई, और उन्होंने कहा कि यार इसको ज़रा थोड़ा स्लो कर दो। जिस दिन वो स्लो करने का मुझे कहा गया, और मैं उस दिन फैसला कर चुका था कि मैंने यहाँ से चले जाना है। अच्छा। कि जब मैं उस बाजवा साहब भी उसमें शामिल? नहीं, बाजवा साहब भी शामिल उस समय नहीं थे। मतलब वो शायद उतना रेडिकल काम करना नहीं, गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर रही थी इतना रेडिकल काम, क्योंकि पूरा मैंने FBR की टोटल कंप्लीट रिहाइश कर दिया था, कंप्लीट रिहाइश। ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी, थोड़ा स्लो चलते ना तो शायद। सबसे बड़ी गलती थी, यस, ये सबसे बड़ी गलती नहीं, मगर मैं बताऊँ सबसे बड़ी गलती नहीं थी। कभी भी आपको करना यही पड़ेगा। अगर आपने समझा कि आप एवोल्यूशन करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, तो कुछ नहीं होगा इस मुल्क में। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं मुझे, आज थोड़ी ना खरी बातें करते हैं। हाँ, तो खरी बात करो। अब खरी बातें शुरू करते हैं। हफीज़ शेख के साथ आपकी कोई मीटिंग हुई थी, उसमें आपका कोई अनबन हुआ था उनसे? नहीं, मेरी एक दास्तूर ये कि हफीज़ साहब ने आपको टिकने नहीं दिया। नहीं, हफीज़ शेख हाँ या ना? हफीज़ शेख से मेरी कभी अनबन नहीं हुई। हफीज़ शेख से मेरी किसी मैटर में कभी अनबन नहीं हुई। ये मेरा उस पर, देखिए मैं आपको आपकी जाने की लोग कहते हैं मेन वजह हफीज़ शेख साहब। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि देखिए, इस पर थोड़ा सा और आपको, मैंने अभी आपको एक चौथा नाम लिया ना, जहांगीर तरीन का। देखिए, हमारी टीम जो थी वो एक्चुअली जहांगीर तरीन, हफीज़ शेख, रज़ा बाकर और मैं थे। और आप ये भी नोट करें कि मेरे जाने के बाद जहांगीर तरीन साहब भी चले गए, हफीज़ शेख साहब भी चले गए। तो पूरी टीम चेंज हुई है एक्चुअली। अगर आप उसको गौर करें ना, तो ये पूरी टीम गई है। और जहांगीर तरीन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इमरान खान की गवर्नमेंट का जो प्रॉब्लम आ रहा था कि जो बंदा इकनॉमी की चीज़ों को देख रहा था और कोऑर्डिनेट कर रहा था, वो किसी पोस्ट पे नहीं था। और मैं समझता हूँ कि वो एक काबिल आदमी है, तो हम उसको बैठ के हम सीरियस लाते थे। फॉर एग्जांपल, हम आरिफ नकवी से भी एडवाइस लेते थे। तो ये जो चीज़ थी ना, ये हमारे सियासी लोग और हमारी ब्यूरोक्रेसी को पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन अपना शब्बर भाई के 8,000 अरब का टारगेट लेके गए, आपने इमरान खान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्या 8,000 अरब का टैक्स कलेक्ट करेंगे आप? जब आप गए थे बार बार कोट करते थे वो। नहीं तो करेंगे, देखिए 8,000। और आपने ऐसी पतली गली पकड़ी कि आपको देखते रह गए हो। नहीं, देखिए मैंने पतली गली नहीं पकड़ी, मैंने इमरान खान से कह के आया था, ऐसी बात नहीं थी। देखिए मैंने 3 बार तो मैंने सुना शब्बर आ रहा है, शब्बर आ रहा है, शब्बर आ रहा है। सुने मेरी बात सुने, शब्बर को ला रहा हूँ, सब ठीक कर देगा। देखिए मेरी बात सुने। दूसरी बात ये है कि मेरा जो बुनियादी झगड़ा हुआ ना, वो हुआ CNIC कार्ड के ऊपर ट्रेडर्स के साथ। भाई किससे झगड़ा हुआ आपको? तो ट्रेडर्स के साथ इमरान खान साहब की हिमायत, और मुझे याद है बाजवा साहब की भी सपोर्ट दिया। बिल्कुल 100%। उससे बड़ी सपोर्ट तो पूरी पाकिस्तान में कोई सपोर्ट नहीं। मैं शायद पाकिस्तान का वाहिद आदमी हूँ। फिर भी आप चले गए? नो, मैं ये सपोर्ट किसी को नहीं थी। मैं पाकिस्तान का वाहिद आदमी हूँ जिसकी पब्लिक तस्वीर लगी हुई है बाजवा साहब से गली मिलते हुए। आपने कभी किसी की नहीं देखी होगी।
देखिए फिर ना, भी आपने देखी तस्वीर? फिर यार भी सिमट आपने वो तस्वीर देखी है? देखिए ठीक है ना, वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर है। ठीक है। मैंने कभी आज तक किसी पॉलिटिकल आदमी की आर्मी चीफ से गले लगे हुए तस्वीर नहीं देखी। और मैं जो भी काम बाजवा साहब को कहता था वो कभी उन्होंने मेरे काम को नहीं किया। और मैं आज आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मुझे हर आदमी का टेलीफोन आता था कि ये इसको ट्रांसफ़र यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें, इसको वहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें। 2 आदमियों ने मुझे कभी किसी ट्रांसफ़र के लिए पोस्टिंग के लिए नहीं कहा, एक फ़ौज ने और एक इमरान खान ने। कभी नहीं कहा? कभी। इमरान खान ने कभी मुझे नहीं कहा, और फौज के किसी आदमी ने, बाजवा साहब ने इंस्ट्रक्शन दी हुई थी। बाजवा साहब ने इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि कोई बंदा शब्बर को किसी किस्म की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नहीं कहेगा। मैं आज आपको ये बात कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि जितनी सपोर्ट पाकिस्तान में मुझे मिली है ना, आर्मी चीफ की, इंस्टीट्यूशन आर्मी की थी, किसी को नहीं मिली। ठीक है। और नहीं, ये बात नहीं थी, पूरा हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन टीम थी, उन्होंने पूरी एक कोऑर्डिनेशन टीम बनाई हुई थी जो मुझसे रेगुलरली आके मिलते थे, हमारा पूरा प्लान था। अच्छा, मुझे लगा था वो प्रेशर आप सह नहीं सके कि ट्रांसफर कर दे, इस पे साइन कर दे, इसके स्टंट पास कर दे। नहीं, वो प्रेशर तो मैं, जो इस्लामाबाद का प्रेशर होता है। नहीं देखिए, प्रेशर में मैं कहाँ पे मैंने फिर वो कहा ना अक्टूबर की मीटिंग वाला, जब देखिए एक चीज़ होती है प्रेशर, एक चीज़ होती है परसेप्शन। जब मैंने ये FBI की रिस्ट्रक्चरिंग की ना, तो पूरी FBI में बगावत हो गई। अच्छा, बगावत जब हो गई तो सब लोगों ने बात करी, तो इसमें जो जूनियर अफसर थे ना, जो अच्छा होता ये है कि वैसी बगावत होती है ना तो यंगस्टर को खड़ा कर देते हैं आगे। सही। तो उन्होंने यंगस्टर को खड़ा कर दिया, एक जनरल ऑफिसर्स आगे सारे। मैंने उन यंगस्टर ऑफिसर को अपने ऑफिस में बुलाया। उसमें एक यंगस्टर ऑफिसर को मैंने कहा कि जी हम ये चाहते हैं कि FBR में हायरिंग और फायरिंग पावर हो और आपकी तनख्वाहें बढ़ाएं, हम आपको गाड़ियाँ दें, हम आपको बिल्कुल मार्केट लेवल पर ले आएँ। तो वहाँ पे एक अफसर ने, एक लड़की थी अफसर, उसने कहा कि नहीं, ये हमें ना गाड़ी चाहिए ना तनख्वाह चाहिए, हमें तो सिर्फ पावर, ये ओहदा चाहिए। अच्छा, मैंने उसे कहा, आपने पावर? मैंने कहा जी मैंने कहा उस दिन ना मैंने फैसला कर लिया था कि मैं या तो ब्यूरोक्रेसी को सही करूँगा या छोड़ जाऊँगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी एक टीम काम कर रही थी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की, इशरत साहब के साथ कर रही थी, उनके साथ ही मेरी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो लोग एक जिस फील्ड में चल रहे थे उस फील्ड में मैं चलना नहीं चाहता था। अच्छा, देखिए आप बताएं क्या रिफॉर्म हुई ब्यूरोक्रेसी में? चलिए मैं तो आ गया ना, मैं तो आ गया, मैं नालायक था, अच्छा था, बुरा था, आ गया ना। नहीं, आप मेरे ख्याल से आपको टिकना चाहिए। आप कुछ मुझे आप बताएं ना कि जितना मैं आपको जानता हूँ, मुझे आप बताएं ना कि जो लोग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने गए थे, क्या रिफॉर्म हुई? क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुई पाकिस्तान में? आप बताएं 3.5 साल के अंदर कोई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बिहार में हुई? मैं बार बार ये कहता था इन लोगों को, सर ये इस तरह नहीं होगा, ये काटना पड़ेगा, ये जख्म है, ये काटना पड़ेगा, ये एस्प्रिन से इलाज नहीं होगा इसका। वो नहीं मानते थे मेरी बात। अच्छा, फिर क्या हुआ? देखिए बात ये हुई कि जब मैंने ये देखा ना कि मैं सिर्फ वहाँ बैठ के एक ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, आगे पीछे। दूसरी बात जब आई ना, जो सबसे बड़ा मुझे जो खौफ, मैं कहता हूँ जिसको छोड़ के आया मैं, वो खौफ जब आया जब मैंने देखा कि मेरे पीछे एक पूरा माफिया लगा। उस माफिया की कोशिश ये थी कि हम कोई शब्बर साहब की गलती पकड़ लें। वो कौन सी माफिया थी? हमारे ताजुर थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशंस के लोग थे, ताजिर थे, सब थे। अच्छा, सब लोग शामिल। तो जब आप जा रहे हो तो बड़ा सपोर्ट कर रहे थे आपको, शब्बर आ गया, किसी ने सपोर्ट नहीं, हमारी कम्युनिटी का आदमी है, हमारी सुनेगा, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। देखिए बात कर, अच्छा उसमें क्या हुआ कि 3-4 बड़े से तो मेरी बात हुई है जो जॉइंट है कि शब्बर आ गया, तो वो मैं अंडरस्टैंड करें। सुने। तो मैं कराची में आया था, आपको याद होगा, जब मैंने सिराज कासिम तेली को ये कहा था कि आप स्मगल सामान नहीं बेचे, मैं सारे कस्टम के अफसर निकाल लेता हूँ, याद है आपको? अच्छा, तेली साहब को बोला था? तेली साहब के मरूम, उन्होंने कहा नहीं हमें इस पर यकीन बोल रही, ठीक है, वो अलग बात। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता है जब मेरे खिलाफ केस हुआ, जब जो मेरे अपॉइंटमेंट के खिलाफ केस हुआ, तो मुझे मेरे वकीलों ने बताया कि लोगों ने बताया कि जो वकील हायर हुआ है उसके पैसे अफसरान ने दिए। अच्छा जी, कि यार ये केस हो जाए। और वो केस में ये हुआ कि मेरे आपको पता है अथर मिल्ला के सामने लगा था, अथर मिल्ला ने उठा के फाइल फेंक दी। उसने कहा तुम्हारी जरूरत कैसे हुई केस फाइल करने की? ठीक है, वो एक अलग सब्जेक्ट। मैं आप कहने की कुछ और कोशिश करो। जब आप FBR में, अब जो मुझे आपको सबको बताना चाहता हूँ कि जब आप FBR में जाते हैं या किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे जाते हैं तो आप ये जो सिस्टम पाकिस्तान में नैब का चल रहा है या अकाउंटेबिलिटी चल रहा है, इसमें आप ये यकीन कर लें कि आपके छोड़ने के बाद आप सारी ज़िंदगी नैब की पेशे भुगतते रहेंगे। छोड़ने के बाद आप क्लियर, और वो ज़्यादा भुगतेंगे अगर आप सही काम करेंगे। अगर आप गलत काम करेंगे तो कवर कर लेंगे ना, मगर अगर आपने सही काम किया
तो आप ये समझ लें कि आपने, मुझे जो प्रेशर आया था वो ये आया था कि जब मैंने ट्रैक एंड ट्रेस करना शुरू किया और ट्रैक एंड ट्रेस और POS मैंने लगाना शुरू किया, तो ये IT का सारा काम है। अब मुझे खौफ ये आता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने किसी को दिया तो ये इधर आ जाएगा उधर आ जाएगा, आप सोच नहीं सकते। मैं आपको एक और आखिरी और चीज़ बताता हूँ, जिन लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा मायूस किया ना, और मायूस किया और जिसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये लोग पाकिस्तान में किस तरह हमसे बात करते हैं और वो क्या समझते हैं कि हम बिल्कुल ही कोई गए गुजरे लोग हैं, वो 2 आदमी हैं। एक UAE का एम्बेसडर और एक चाइनीज़ एम्बेसडर। अच्छा, दोनों वो इस तरह बात करते हैं आके कि यार हम तो कोई चीज़ ही नहीं है। ये चाइना चीन हमारा दोस्त नहीं है। नहीं, दोस्त की बड़ी बात नहीं है, नहीं, उनकी जो टोन होती है ना वो डिक्टेटरी होती है कि ये करना है। UAE वाले को मैंने कहा अखामा नहीं हो, अखामे में कि डिटेल मैंने लेनी है, तो नहीं सवाल ही पता नहीं। मैंने कहा यार हु आर यू, आई एम। तो ये जो आप लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये आप लोग ना ये बहुत सरसरी बात देख रहे हो। सऊदी अरब, UAE, चाइनीज़ और अमेरिकन एम्बेसडर्स आपसे इस तरह गुफ्तगू करते हैं जैसे वो आपके वाइसरॉय हैं, और ये मेरे जैसे आदमी के लिए काबिल कबूल नहीं था। मेरा तकरीबन झगड़ा हो गया उस UAE एम्बेसडर के साथ। नहीं, आप तो कह रहे हैं शब्बर भाई कि आपको आर्मी चीफ की सपोर्ट थी बिल्कुल, इमरान खान ने, 100%। तो फिर आप क्यों नहीं इसको हैंडल कर सके? मैंने आपको कहा ना, मैंने आर्मी चीफ की सपोर्ट थी, मैंने आर्मी चीफ को कहा कभी ये बातें आपने उनके सामने रखी? हाँ, ये बिल्कुल मुझे मसले आ रहे हैं, बिल्कुल रखी। क्या रिस्पॉन्स था उनका? देखिए जनरली उन्होंने ये कहा, वो देखिए उन्होंने ये कहा कि हम टैक्स की वजह से सिस्टम को वो नहीं कर सकते। मतलब देखिए होगा क्या कि जब आप टैक्स सिस्टम में जाएंगे ना तो डॉक्यूमेंटेशन होगी तो पूरा बिजनेस सेटअप चेंज होगा, सही। पूरा आपका जो सिस्टम गिरेगा, पूरा आपका जो इकोनॉमी होगी वो स्लो होगी। ठीक है, अब क्या पॉलिटिकल फोर्सेस इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट क्या इसके लिए तैयार है? नहीं तो फिर आप बोलते फिर तो मैं नहीं कर सकता। अगर आप बोल रहे हैं कि ये सब छोड़ दिया ना, मैं नहीं कर सकता तो क्या फायदा? बता रहा हूँ। देखिए मैं जब था, मैंने आपको याद होगा, मैंने प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को चेंज किया था, याद है आपको? प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन मैंने डबल ट्रिपल पे ले गया था। बड़ी चीखें निकली थी लोगों की। ठीक है, चीजें निकल गई सही। थी। क्या हुआ फिर? क्यों मुझे कहा गया थोड़ा नीचा कर दे, थोड़ा नीचे की मैंने। ठीक है, तो सवाल ये है ना कि अब मैं फिर आपसे वही बात कर रहा हूँ ना कि मैं तो छोड़ के इसलिए आ गया कि मैं तो शायद फिर दोबारा कह रहा हूँ ना कि मैं तो छोड़ के सपोर्ट के बावजूद आ गया ना। मैं आज आप सही बातें बता रहे हैं, वरना तो ये उड़ी थी कि आप तबीयत का बहाना बना के सुनो, आगे सुनो ना, बात सुनो, एग्जिट करके निकले। नहीं बात सुनो ना, तबीयत का बहाना नहीं बनाया मैंने।